वेरी हैप्पी ईद मुबारक। 8 PM का आज एक खुसूसी प्रोग्राम है और मेरे मेहमान भी बेइंतहा खुसूसी लोग हैं। ईद वो दिन होता है जब आप पूरे साल की ना सिर्फ थकन ख़त्म करके उसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि सब लोग चाहते हैं कि इसको थोड़े से नॉन सीरियस अंदाज से गुजारें। आज जो मेरे मेहमान हैं ये इन तमाम लोगों को, इनमें से कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको आप ना जानते हो। आप पूरा साल इनको इंतहाई संजीदा तरीके से संजीदा गुफ्तगू करते हुए देखते हैं। पाकिस्तान के अहम मामलात पर ये ना सिर्फ सवालात उठाते हैं बल्कि बहुत सारे अहम इशूज़ पर हमारी नज़र भी डलवाते हैं और सलूशन देने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के मेजर टॉक शोज़ के होस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मगर हम आज कोशिश करेंगे कि हम इन सब से पूछें कि ये अपनी ईद कैसे मनाते हैं। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू हामिद मीर साहब, कैपिटल टॉक के होस्ट हैं। ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक। जावेद चौधरी साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। एक्सप्रेस टेलीविजन से काशिफ अब्बासी साहब, AY न्यूज़ साहब का ताल्लुक है, एंड वहीद हुसैन साहब। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। हामिद साहब, आप कैसे ईद मनाते हैं? ईद के दिन आमतौर पे कोशिशें करते हैं कि सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो हमारे मरहूम वालिदैन हैं उनकी कब्रों पर जाके फातिहा ख़्वानी करें और फिर कोई अपने जो बहन भाई हैं, अजीज़ रिश्तेदार हैं, उनसे मिलें और उसके बाद सो जाएं। क्योंकि सब हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है सब सोने के रेडी होते हैं। रमज़ान के महीने जो हैं उसमें आप हम आम जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी तरह हम काम चोरी नहीं करते, हम काम करते हैं। आपने भी काम किया पूरा रमज़ान, हमने भी काम किया, तो काफ़ी थकन हो जाती है, बल्कि आपको डबल काम करना पड़ता है, तो काफ़ी थकावट हो जाती है। फिर रोज़े भी जो हैं वो भी आपकी रूटीन को ख़राब करते हैं। तो ईद का दिन आपको मिलता है कि मैं ईद के दिन ज़्यादातर दोपहर के वक्त सो जाता हूँ। फिर अगले दिन, ईद के अगले दिन जो है ना, वो फिर जो सोशलाइजेशन है वो सारी ईद से अगले दिन। तो पहला दिन आपका सो के गुजरता है? ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि सो जाऊँ। जावेद साहब, आप भी सो जाते हैं? असल में ईद के 2 दिन ऐसे होते हैं जो हमारी फैमिली गैदरिंग होती है, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है, तो हम सब लोग पहले फैसला कर लेते हैं कि किसी एक जगह पे हमने जमा होना है। तो वो सब बहन भाई सब इकट्ठे हो जाते हैं और ईद के 2 दिन हम उसी जगह पे रहते हैं। मतलब मेरे घर में आ जाएंगे या मेरे पेरेंट्स के घर है उसमें या किसी और भाई के घर में। वो क्योंकि सारी फैमिली जमा हो जाती है, तो इतनी जब फैमिली जमा हो तो कोई आदमी सो नहीं सकता इत्मीनान से। लेकिन इस दौरान अगर टाइम मिल जाए तो फिल्म देखता हूँ मैं, या कोई किताब पढ़ता हूँ जो बची होती, जो नहीं पढ़ी होती पहले, उसमें से टाइम निकाल लेता हूँ। वो आदत है, कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं कि जो ईद के दिन, रमज़ान के दिन, शबरात के दिन उसको साथ ही उसके साथ लेके चलते रहते हैं उसको। जो आपकी रूटीन है बताएं। और दूसरा, अजीब सा नहीं लगता ईद वाले दिन आपको शो नहीं करना होता कोई? ये बड़ा अजीब लगता है वाकई। ये तो मैंने ईद के तीसरे दिन, वैसे उमूमन पिछले 2-3 साल में शोज़ किए, बिकॉज मेरे से रिकॉर्डिंग कम होती है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड। सो यू गो लाइव तीसरे दिन, अमूमन तीसरे दिन हम लाइव चले जाते हैं। लेकिन इनकी वो सारा कुछ करने के बाद ज़ाहिर कब्रों पे जाना पड़ता है, मेरे वालिद साहब की कब्र पे जाना पड़ता है, या नमाज़ पढ़ के आप फैमिली के साथ। तो एक चीज़ जो हम बड़े अरसे से करते हैं, पहले हम क्रिकेट खेलते थे। ईद के 3 दिन हम क्रिकेट, शाम को दोपहर से शुरू होती थी, रात तक क्रिकेट ज़रूर खेलते थे। और दूसरा, वो क्रिकेट छोड़िए तो मैं जिम ज़रूर जाता हूँ। ईद वाले दिन कौन सा जिम खुला होता है? ईद वाले दिन हमारा जो मेरा दोस्त है, ही ओन्स द जिम, तो हम सारे इकट्ठे वर्कआउट करते हैं। तो हम पिछले 4 साल से ईद वाले दिन वर्कआउट भी करते हैं। क्यों? उसकी क्या खास वजह है? कुछ करने को नहीं होता। वो सो जाते हैं, मेरे से दोपहर को सोया नहीं जाता। मैं किताबें पढ़ते हैं और जिम जाते हैं। आप क्या कहते हो साहब? ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप सारी फैमिली के लोगों से मिलते हैं जो पूरा साल शायद आप मिल ना पाएँ उनसे। ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से लोग गाँव आए होते हैं। तो ये एक मतलब ब्रॉडर सेंस में पूरी फैमिली की एक सोशलाइजेशन हो जाती है। और फिर लोग भी मिलने के लिए आते हैं। घर में रहना पड़ता है, सोने का कोई इंतज़ाम नहीं होता। यस, नहीं, किताबें वगैरह भी नहीं, क्योंकि यहाँ चूँकि एबटाबाद में ज़्यादा वक्त गुजरता नहीं है, कम टाइम के लिए जाते हैं। तो उसमें जो जितना भी टाइम होता है वो फिर या तो फैमिली के लोगों के साथ मिलते हैं, या बाहर से जो लोग मिलने के लिए आए होते हैं उनसे मुलाकात होती है। तो 2 दिन जो है ना ईद के इसी तरह गुजर जाते हैं। वैसे अगर आपको याद हो तो पिछले 4-5 साल में ऐसे कई मौके आए जब हम लोगों ने ईद जो है अपने घरों में नहीं की। ज़लज़ले में हम लोगों ने, मैं आपसे बिल्कुल यही पूछने लगी थी कि जो आप काम कर रहे हो, आपने मेरी ज़िंदगी में पहली ईद महीने से ज़लज़ले में बाहर निकला। 2005 का जो ज़लज़ला था उसमें ईद हमने जो ज़लज़ले के मुतासरीन थे उनके साथ की थी। फिर 2010 का जो सैलाब था उस, और फिर 2011 का सैलाब जो है, ये 2 साल ईद जो है वो हमने सैलाब के मुतासरीन के साथ की। उससे पहले ज़लज़ले के मुतासरीन के साथ की। उससे पहले मुझे याद है कि जब ये कबायली इलाकों में ऑपरेशन हो रहे थे तो वहाँ से बहुत से लोग जो है उन्होंने मूव किया, उन्होंने हिजरत की।
तो वो पेशावर और मर्दान इस तरफ आ गए, तो उनके साथ भी ईद हमने की। तो ईद के दिनों में भी काफ़ी जो 4-5 साल के दौरान हमने काम भी किया ईद वाले दिन, क्योंकि ट्रांसमिशंस हो रही होती हैं टेलीविजन पे तो फुल हो रही होती है। मैंने एग्जाम दिया हुआ ईद वाले दिन, आपने कौन सी ईदें बाहर की हैं? नहीं, ऐसा तो जाहिर है मैंने तो क्योंकि पाकिस्तान में तालीम हासिल की है तो यहाँ पे रवाज नहीं है कि ईद के दिन एग्ज़ाम हो तो ऐसा नहीं था, तो नहीं दे सका मैं अनफॉर्चुनेटली। आप इस मामले में आपको ईद के दिन भी आपने पेपर दिया, तो इस्लामी मुल्कों में ऐसा नहीं होता जी, जाहिर है ईद के दिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तो मैं कहती हूँ मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत ईद वाले दिन हुई थी, ये सही बात हकीकत है। तो फिर और कौन सी ईद जो आपने कहीं बाहर गुजारी हो? मुल्क से बाहर नहीं गुजारी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़रूर गुजारी है। पिछले सैलाब की बात जैसे कि कर रहे हैं, मैं केपी में था पिछले सैलाब के दिन, पिछले साल क्योंकि सैलाब था और उससे पिछले साल भी सैलाब था, तो वो 2-3 घंटों के लिए हम गए थे, वहाँ से हमने लाइव ट्रांसमिशंस भी की थी। लेकिन ये तो ज़ाहिर है ज़िंदगी अगर 40 साल ज़िंदगी होगी तो उसमें 2-3 साल ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें हमने बाकी जो ईदें हैं वो एक रूटीन है जैसे हर साल होती है और उस रूटीन के मुताबिक हम लोग जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जर्नलिज्म पेशा इस किस्म का है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, इस दफ़ा ईद सैलाब नहीं है, ना सैलाब है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल इस बात में यकीनन शुक्र करना चाहिए। आप सैलाब की ईद का बताए थे काशिफ साहब? जी, मैं सबसे पहला मैंने ईद बाहर की थी ज़लज़ले के वक्त। हम रात को उधर चले गए थे, वैसे तो हम ज़ाहिर पूरा रमज़ान मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा वहीं पे गुजरा था। तो रमज़ान वाले दिन फिर ईद के से एक दिन पहले रात को हम टेंटों में सोए थे, अगले दिन सुबह उठ के फिर मुख्तलिफ कैंप्स में जाके, ज़रा मेरे हाल सारे चैनल्स ने किया था, मैं आपके उधर भी गया था जिस वक्त आप लोग लाइव कर रहे थे। मुजफ्फराबाद में सारों ने, मेरे हाल सारों ने मुजफ्फराबाद में, मैं बिकॉज आई वेंट टू देयर साइड ऑल्सो, जब ये लोग ईद पे बच्चों के में गिफ्ट बांट रहे थे। आई थिंक सारे एक्टर्स वगैरह गए हुए थे हर चैनल के साथ, वो एक्टर्स वगैरह। सो दैट वाज वन टाइम व्हेन आई डिड ईद आउटसाइड। आपको तो अहमदाबाद जाना पड़ता है, तो छुट्टी का मसला तो नहीं हुआ कभी कि नहीं मिल सकी हो? क्योंकि आउटस्टेशन लोगों को अक्सर ये मसला होता है कि घर जाने का मीडिया का जो शोबा है ना, मतलब आज जैसे ट्रांसमिशन चल रही है आपकी ईद की ट्रांसमिशन, तो कई लोग ऐसे होंगे जो बेचारे पूरा दिन उन्होंने जो स्टूडियो में गुजारा होगा या जाके कवरेज की होगी उन्होंने, तो ये फोर्सेस की तरह बाकी जो प्रोफेशन होते हैं डिमांडिंग होते हैं, जहाँ पे छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये ईद का एक मौका ऐसे आता है कि जहाँ पे आप अगर खुदा ना करे, जैसे आमिर साहब भी बता रहे थे और चौधरी साहब भी, कि अगर कोई ऐसी कोई डिमांडिंग किस्म की वो नहीं है, जैसे पिछले 2-3 सालों में फ्लड बहुत ज़्यादा आया हुआ था KPK में, पंजाब में, तो सिंध में, उसकी वजह से एंकर्स को जो है और मीडिया के लोगों को वो ईद वाले दिन भी जाके ट्रांसमिशन करनी पड़ी है। जिस दिन क्रिसमस होती है उस दिन आप यही खबर दे सकते हैं एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल टुडे और इट्स स्नोड टुडे, उसके अलावा मोस्टली खबर नहीं होती। क्राइम भी बड़ा कम होता है अगर आप रिपोर्ट्स निकाल के देखें। तो हम लोगों ने क्यों बनाया हुआ है 24/7? हम नहीं छुट्टी कर सकते ईद के दिन? नहीं, ये तो आपके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो मीडिया है, जो सहाफ़त का प्रोफेशन है, जर्नलिज्म जो है, ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ बन गया हुआ है। और आप ख़बर के साथ अगर आप मुंसलिक रहेंगे तो आप अपना प्रोफेशन भी चला सकते हैं। अगर आप ख़बर से मुंसलिक नहीं, आप देखें ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है, यहाँ पर ईद के दिन जिस तरह के हम डिस्कस कर रहे हैं कि कभी हम सैलाबज़दा इलाके में ईद मनाते रहे हैं, कभी हम ज़लज़ले के मुतासरीन के साथ ईद मनाते रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है अनफॉर्चुनेटली, अगर आप याद करें तो ईद के दिनों में पाकिस्तान में कभी कभी नाखुशगवार किस्म के वाक़यात होते हैं, बम धमाका हो जाता है और ईद के इज्तिमात पर हमला हो जाता है। तो अगर ईद के इज्तिमात पर अगर हमला होता है तो मीडिया जो है वो उसको कवर तो करेगा ना, मीडिया जो है वो तो मीडिया को छुट्टी ब्लैकआउट तो नहीं कर सकते ना। उसको कहते हैं ना, यू हैव टू बेबी सिट न्यूज़ करनी पड़ती है आपको पता नहीं है कि क्या होगा। तो अगर आप दफ्तर बंद करके घर चले जाएं, उससे स्टेबल नहीं है ना सोसाइटी स्टेबल नहीं है। यहाँ पे तो रोज हैपनिंग होती रहती है, हर 10 मिनट बाद होटल चेंज हो जाती है, कोई नई खबर आ जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है। एवरेज पाकिस्तान में 12 ब्रेकिंग न्यूज़ डेली होती हैं टेलीविजन चैनल्स में। जितनी इतनी ज़्यादा हैपनिंग होगी तो उसमें छुट्टी कैसे होगी, उसका तस्वर ही नहीं हो सके। तो मतलब फैमिली मेंबर्स ही बन चुके हैं हम लोग कि ज़रूरी है कि उस दिन भी नजर आए टेलीविजन पे वो। दूसरी बात ये है अनफॉर्चुनेट बात है, देखिए लोग, बहुत से लोग आपको, लोगों की बदकिस्मती है कि उस दिन भी नजर आए। कुछ केसेस नहीं, लेकिन बहुत से लोग आपको ये भी कहेंगे, देखिए जी, आप वो मेहमान है जो बिन बुलाए रोज हमारे बेडरूम में आ जाते हैं। ये बड़ा एक क्रेडिट भी दे इस बात को समझे कि लोग आपसे मिलते हैं और आपको पहली चीज़ ये कहते हैं, जी देखिए मैं आपसे कभी मिला नहीं ज़िंदगी में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे घर के फ़र्द हैं
क्योंकि आप उनके घरों में रोज रात को 8 बजे 10 बजे 11 बजे आप वो लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि किस बात पे मुस्कुरा रहा है, किस बात पे अफसरदा है, क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आपको इतने ज़्यादा ट्यून अप हो जाते हैं आपके साथ कि वो आपकी एक एक मोमेंट को समझते होते हैं, इतने करीब होते हैं आपके। ईद का स्पेशल प्रोग्राम जारी है, मेरे साथ बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। ईद के बारे में हम गुफ्तगू करें, वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद बात होगी। वेरी हैप्पी ईद मुबारक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ईद का दिन है, आप सबको ईद मुबारक। और मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो कि हर रोज़ आपको अहम इशूज़ के ऊपर ना सिर्फ आपको आगाही देते हैं बल्कि आपको अपडेटेड भी रखते हैं। और आज हम उन्हीं के साथ ईद मना रहे हैं। आगे चलते हैं प्रोग्राम में। छुट्टी होनी चाहिए, लंबे अरसे की छुट्टी होनी चाहिए। देखिए, ये जो 2 छुट्टियों का कॉन्सेप्ट था, ये बात याद रखिए, जब 2 छुट्टियों का कॉन्सेप्ट था लोग इतने खुश थे 2 छुट्टी से। जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं कहते एक दिन हम अपना रेस्ट कर सकते थे, दूसरा दिन हम बच्चों के साथ गुजारते थे। अब ये देखें कि आप सैटरडे को शाम को काम करके घर आते हैं, संडे को आप ये सोच रहे होते मैंने कल दोबारा सुबह दफ्तर जाना। सो ये रिलैक्स करने का टाइम नहीं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुश थे ये 2 छुट्टियों का जब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। हमारे यहाँ पे लगता है कि हम 6 दिन काम करेंगे तो काम होगा, ऐसे नहीं होता। पूरी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है कि 5 दिन काम करती है 2 दिन छुट्टी करती है। अगर आप हमारे बारे में तो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये जो आप जिन लोगों की बात करें कि 2 छुट्टियों से बड़े खुश थे, बुरा नाम ना है कि ये शहर इस्लामाबाद जिसकी इस वक्त रोशनी आप देख रहे हैं, इस शहर में जो ब्यूरोक्रेसी है और जो सरकारी मुलाजमीन है, ये इन्होंने रमज़ान के महीने में इतनी बदयांती किया है, सॉरी टू से 12 बजे वो नमाज में चले जाते हैं कि जनाब ये सुबह 9 बजे की बजाय 10-10 11-11 बजे दफ्तर आते हैं और 12-1 बजे फूटा खा जाते हैं, और हम और आप जो हैं वो सारा दिन काम कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको तो 2 छुट्टियां भी नहीं मिलनी चाहिए सर। आप ठीक है, इनको तो हफ्ते के 7 दिन काम करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, 9 to 5 मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, जो इदारों में काम करते हैं, जो अपना काम ऑनेस्टली भी करते हैं। उन्होंने तो कोई कसूर नहीं किया। इन लोगों की बदयानती है बगैर। पाकिस्तान में सफर तो नहीं करना चाहिए। 2-3 ऐसे इदारे हैं, ये गलती हमारी है। अगर लोग काम नहीं कर रहे हैं और जो ऊपर बैठा है वो काम नहीं करवा रहा तो गलती किसकी? अगर आपके इदारों में हमारे आप देख लें कितना आप कह रहे हैं 12 साल से काम करें, ब्यूरोक्रेसी 60 साल से काम करिए आप, क्या आपके हाथ में की हैंड पंचिंग नहीं है आपके इदारों में? जहाँ आप सुबह एंटर होते हो तो आपने हैंड पंच करना होता है कि मैं 9:05 पे या 12:06 पे एंटर हुआ। फिर आप अपना टाइम पूरा करते हैं तो आप पंच आउट करते हैं अपने आप को कि जी आप ये अपना टाइम पूरा लगा के जा रहे हैं या नहीं। क्यों इन इदारों में काम नहीं होता? क्यों को मुंह उठा के 11 बजे आ सकता है और मुंह उठा के 12 बजे 1 बजे? अभी ये ईद की जो छुट्टियां हैं, 12 साल हुए हमने ये सारा कुछ कर लिया, वो 60 साल से क्यों नहीं? काजी साहब आप और हम तो आज भी यहाँ बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, लेकिन ये शहर जो है ये तो 12-13 अगस्त को ही वीरान हो गया था। लोग यहाँ से यौम आज़ादी के चक्कर में भाग गए थे और 2-3 हफ्ते से शहर ही वीरान है। यहाँ पे ना बंदा है ना बंदे की जात है, और अगले 10 दिन वीरान रहेगा। तो फिर काम अच्छा, इसमें ना फरीहा 2-3 इदारे ऐसे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा मजलूम है। हमें से चलें कुछ लोग छुट्टी कर लेते होंगे ईद के दिन, कुछ लोग नहीं छुट्टी कर सकते होंगे, आधा स्टाफ छुट्टी पे चला जाता होगा, आधा ऑफिस में होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 3 ऐसे इदारे हैं जिसमें कोई शख्स भी ईद के दिन छुट्टी नहीं करता। उसमें एक पुलिस है, दूसरी रेंजर्स है जहाँ जहाँ उनकी सेंसिटिव ड्यूटीज़ लगी हैं, और फायर ब्रिगेड है। ये 3 ऐसे इदारे हैं कि जिनमें किसी शख्स को किसी भी मौके पर छुट्टी नहीं दी जाती, ना ईद के दिन, ना शबरात पे, ना रमज़ान के दौरान। वो ये लोग हमसे ज़्यादा मजलूम है, और मेरा ख्याल ये है कि आज के प्रोग्राम में हमें इन तीनों इदारों के लोगों को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। और हम ये समझते हैं कि आपकी कुर्बानियाँ बहुत हैं, कि उस पुलिस कांस्टेबल की जिसकी वजह से मैंने आराम से नमाज़ पढ़ ली ईद की, तो वो ज्यादा मुबारकबाद। और जो बॉर्डर पे पाकिस्तानी फौज है जो बॉर्डर मौजूद है, और रेंजर्स जो कराची में इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, और एफसी के कुछ लोग जो कोयटा में और बलूचिस्तान में हैं, वो सब इस वक्त भी अपने आर्म्स के साथ और सारे सामने बैठे हैं। ये वो बेचारे लोग हैं जो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ सके। और हम लोग तो रिकग्नाइज हो जाते हैं अगर हम ईद वाले दिन काम कर होते हैं, वो तो अपनी बिल्कुल खामोशी से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको तो कोई देख नहीं रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं, जो सरकारी मुलाजम हैं, वो तो 24 घंटे काम करते हैं, और कुछ जो प्रिविलेज किस्म के लोग हैं, जो इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी है, ये तो साल में मेरा ख्याल बमुश्किल 2 या 3 महीने काम करते हैं। तो इनको को पूछने वाला ही नहीं है। और वो सब लोगों के बहुत सारे शोज हैं जो लोगों को याद होंगे, लेकिन मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ कि व्यूअर्स को पता चले जो आपको शो अपना बहुत याद हो, बहुत पसंद। बहुत से ऐसे शोज़ हैं, लेकिन एक शो जो था मैं कर रहा था गज़ा में, फ़लस्तीन में, और मेरे साथ हुआ ये था कि मेरा कैमरामैन जो है उसको एंट्री नहीं मिल सकी थी, और मैं वो सुरंग के रास्ते से बग़ैर वीज़े के वहाँ घुस गया था,
मैंने वहाँ पे एक पैलेस्टीनियन कैमरामैन को अपने साथ हायर किया था, और मुझे नहीं था पता कि वो कैमरामैन के साथ वो हमास का एक्टिविस्ट भी है। तो वो मुझे जानबूझ के ऐसी ऐसी जगह पे ले जाता था जहाँ पे डेंजरस सिचुएशन होती थी, ख़तरा बहुत होता था। तो वहाँ पर एक कैमरामैन और एक मैं हूँ, और हमने खुद ही उसको एडिट करना है और ख़ुद ही फिर उसको यहाँ पे ट्रांसमिट भी करना है। तो एक दिन उसने मैं तो नावाकिफ़ था बिल्कुल, तो वो मुझे एक जगह पे ले गया और आई वॉज़ नॉट अवेयर, वो बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर के बिल्कुल साथ वो जगह थी। और जैसे ही हमने अपना वहाँ पे शूट मुकम्मल किया और उनको कहीं पे नज़र आ गया कि ये इधर को मूवमेंट है, तो वो टैंक ने ना उधर फायर करना शुरू कर दिया। तो बस मैंने समझा कि बस तो वो बाद में मैंने उसको कैमरामैन से कहा, यार ये तुम मुझे किस जगह पे ले आए थे? तो उसने कहा वी वर जस्ट फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम इजराइल। तो खैर वो जब हमने प्रोग्राम भेज दिया पाकिस्तान में, वो प्रोग्राम ऑन एयर हो गया। तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो जो हमारे यहाँ पे उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे, तो मुझे पता चला कि उन्होंने स्पेशली इजिप्ट में जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी उसको फ़ोन करके चेक किया कि ये बंदा किस तरह चला गया, वहाँ पे गज़ा में किस तरह चला गया, इनके पास वीज़ा भी नहीं था। तो उन्होंने इतना ज़्यादा शोर मचा दिया कि जब मैं वापस आया और मैं कायरो एयरपोर्ट से, मेरी दुबई की फ़्लाइट थी, तो कायरो एयरपोर्ट में मुझे जो इजिप्शियन इमिग्रेशन थी उन्होंने पकड़ लिया। और अब उन्होंने वहाँ से बच के निकला? नहीं बचा नहीं ना, फंस गया फंस गया। इस अफसोस में वो भी शामिल। उन्होंने कहा, भाई आप इजराइल से होके आ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं इजराइल से होके नहीं आ रहा, देखिए मेरे पास तो पासपोर्ट में वीज़ा ही नहीं है इजराइल का, एंट्री नहीं है कोई भी। बड़ी बहस हुई वहाँ पे। बहरहाल फिर किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे जो हमारे प्रेस काउंसलर थे वो आए फिर एयरपोर्ट पे, फिर उन्होंने मुझे निकलवाया। तो इजराइल के फॉरेन सेक्रेटरी ने आपका नहीं, नॉमिनेट हमारे किया था? foreign हम secretary। कौन थे उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी? उन्होंने आपके हक में फ़ोन किया था या नहीं, वो थोड़े से कंसर्न थे कि भाई हामिद मीर साहब जो हैं वो गज़ा में घुस गए, ये वापस किस तरह आएंगे आप? अच्छा। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि पाकिस्तान और इजराइल के आपस में सफारती ताल्लुकात नहीं है और आप जा नहीं सकते। ईदी साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे थे इमदादी सामान के साथ अंदर दाखिल होने की, लेकिन उनको रफ़ा बॉर्डर से अंदर ही जाने दिया गया, तो वो वापस आ जाते थे, तो हम अंदर चले गए। तो उस वक्त वो आपको याद है? आपका कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जावेद चौधरी साहब? अच्छा, ऐसा है प्रिया कि हर ईद के ऊपर मैं एक खसूसी प्रोग्राम करता हूँ जिसमें माजूर बच्चों के साथ प्रोग्राम करता हूँ या फिर ऐसे स्टूडेंट्स के साथ प्रोग्राम करता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उन्होंने उस हालात में बड़ा कमाल किया। तो हर ईद के दिनों में जो शो होते हैं मैं उनको अपने बेस्ट शोज़ समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये वो शोज़ हैं जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई अगर उन शोज़ से कुछ 2-4 ऐसे स्टूडेंट्स भी इस सोसाइटी से निकल आए जिनको तहरीक मिले और वो दोबारा उसी तरह कामयाब होना चाहे, तो मैं समझूंगा कि ये बहुत अच्छा है। तो ईद के जितने भी शोज़ होते हैं, क्यों करते हैं? वैसे भी कर लिया गया। वैसे उसके पोलिटिकल टॉक शो है, ज़ाहिर है मजबूरी है, जो उस दिन का करंट इशू होता है और पॉलिटिक्स का होता है उसको डील करते हैं। तो ईद पे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है कि आप थोड़ा सा लीवरेज ले सकते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट खबर हो तब भी आप उस प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो इसलिए उस पर सोशली स्पेशली एजुकेशन और फिर माजूर बच्चों का, तो उसको मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कोई बेहतर कंट्रीब्यूशन है। बड़ी अहम डिबेट यहाँ पर हो रही है, बड़े मजे की बातें करे हैं। मेरे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं, जावेद चौधरी साहब मौजूद हैं, काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वहीद हुसैन इज आल्सो हियर। मगर वक्फे का वक्त है, उसके बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग HPM विद सरिया इदरीस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि आम दिनों में तो हम संजीदा रहते हैं, मगर आज कुछ लाइट चिट चैट हो जाए ईद के हवाले से। हर रोज़ की ऐसी कहानियाँ होती हैं, ऐसी न्यूज़ होती है, तो ईद वाले दिन फ़र्क नहीं लगता? थोड़ा सा अजीब अजीब सा नहीं लगता नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए? बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपने 2 दिन अगर छुट्टी कर ली है, यानी अखबार भी नहीं आया, ज़ाहिर है अखबार की छुट्टी होती है, और अगर आपने न्यूज़ भी नहीं देखी तो आपको ये फीलिंग ज़रूर होती है कि समथिंग इज़ मिसिंग, या पता नहीं क्या हो गया है, मतलब दुनिया में क्या हो रहा है और हम बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए हैं। तो ये एक फीलिंग होती है एज ए जर्नलिस्ट। एक ज़माना ऐसा भी था कि मुझे अपने वालिद साहब से और वालिदा से ईद मिला करती थी, और अब मैं सिर्फ ईद दे रहा हूँ, मुझे ईद देने वाला कोई नहीं। तो वो उस वक्त थोड़ा सा आप बंदा सोचता है कि यार, और आपको एहसास होता है कि माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। तो इसलिए जिन लोगों के माँ बाप हैं उन्हें चाहिए कि अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत करें। तो आपको कोई ईद नहीं देता? और आप किसने देनी? देखिए, आप याद करें काशिफ साहब के हमारा जब बचपन था, या इवन जब तक हम स्कूल कॉलेज तक, जब तक हम ईद लेते थे,
तो 50 रुपये 100 रुपये भी ईद मिलती ना, बड़ी खुशी बहुत, बहुत ईद होती थी वो। और हम वो कई दिन तक खर्च करते थे, और फिर ताया से भी ले ली, पुफी से भी ले ली, खाला से भी ले ली, बहुत ईद इकट्ठी हो जाती थी। लेकिन फिर यही है ना, पहले से प्लानिंग होती थी, बल्ला लेना है, अब ये लेना है, मैं ईद सब ईद मिलेगी। अब तो बच्चे जो हैं वो तो 50-100 रुपए की ईदी तो दे डोंट एक्सेप्ट। आप उनको वो कहेंगे जी इसमें मिलता क्या है, मतलब उनको ज़्यादा इन्फ्लेशन का एहसास है कि मुल्क के, नहीं सही बात है, महंगाई कितनी हो गई है। बाहर जब जाएंगे तो उन्होंने अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी है खाने की, तो वो कहते हैं जी 500 रुपये से कम तो हम ईदी नहीं लेंगे। तो वो याद है नए 10-10 रुपए के नोट में, सारे बड़े जो होते थे वो 10-10 रुपए के नोट बैंकों से निकलवा के लाया करते हैं, उसमें से ईदी मिलती थी। अब तो 5 अभी ऐसा ही है। लेकिन कोई आप भी सबको ईदी देते हैं या देता है? मेरे क्योंकि वालिद साहब और वालिदा दोनों हयात हैं और वो पूरे खानदान को देते हैं माशाल्लाह, और लंबी उम्र, इसलिए जाहिर है मैं वैसे बड़ा बेटा हूँ उनका, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, जब नहीं होगा तो जाहिर है फिर मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे वालिदैन जो हैं वो ईद देते आपको ईद मिलती है? अभी तक देते हैं। कितनी मिलती है आपको ईद? वो अब्बा जी जरा कंजूस हैं, 150 रुपये देते हैं। यार बहुत है यार, बढ़िया से काफी है वैसे। और मेरे वालिद का भी यही ख्याल है कि ठीक है, काफी है। और मैं मतलब बता रहा हूँ कि ये बड़ी इन्फ्लेशन हो गई है, लेकिन वो मानते नहीं देते। नहीं, मेरे वालिद साहब देते हैं जी, क्योंकि वो बड़े, मेरा ये ख्याल है कि इनके वालिद साहब जो इनको 150 रुपये ईदी देते हैं वो इनके लिए 1.5 करोड़ के बराबर है। और वो प्राइमरी से, जब मैं 5वीं जमात में था उस वक्त से 150 रुपये रखे, उन्होंने आगे नहीं जाने दिया उसको। बड़े खुशकिस्मत है आप। मुझे इससे पता है कि मेरे चाचा ने अभी तक वो 100 रुपए का नोट संभाला हुआ है जो उनको ईदी में दिया था उनकी वालदा ने, और वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मगर अभी तक उन्होंने उसको रखा हुआ है कई सालों से। तो यकीनन बहुत ज़्यादा कीमती होती है चीज़। लेकिन कोई ये वालदैन की बड़ी, बचपन में कभी ज़हन में भी नहीं आया कि 100 रुपये बचा के साइड पे कर भागे किसी तरह, वो खरीदे कुछ जाके। तो कौन सी ईद है जो बहुत बचपन की यादगार हो? एक दफ़ा ईद पे हमने अपने वालिद साहब के साथ जाके तो बादशाह मस्जिद में नमाज ईद अदा की थी, और बड़ी मुश्किल से हम टाइम पे पहुंचे थे बादशाह मस्जिद लाहौर में। और इसी तरह कभी वो हमें सियालकोट ले जाया करते थे, तो वहाँ पे दादी दादा भी हुआ करते थे। तो जो दादी दादा के साथ जो ईद थी उसका अपना ही मज़ा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत से रिश्तेदार होते हैं, वहाँ पे ईदी बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो फिर जब दादी दादा भी दुनिया में नहीं रहे, ईदी कम हो गई, फिर वालिद और वालदा भी नहीं रहते, ईदी बिल्कुल ही खत्म हो गई। आपका गम भी ईदी के साथ, आपकी खुशी भी ईदी के साथ। आप ये देखें, बच्चों की खुशी वैसे उसी के साथ जुड़ी होती है। उनके एक यूनिफोकस है उनकी ईद का, मुझे ईदी कहाँ से मिलेगी? दैट्स वाई कि हम ईद के दिन खास तौर पे एहतमाम के साथ बच्चों को ईदी देते हैं, और ये ख्याल रखते हैं कि कोई बच्चा रह ना जाए। तो आप क्या जाके ईदी मांगा करते थे या वैसे शर्मीला? आपने कहा ना आपको शर्म आती इनको देख के आपको क्या लगता है? मैं तो सवाल पूछ रही हूं। इनसे पूछे क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि मंगने होंगे ईदी दे भाई, ईद इसलिए आपकी कहीं भाई मैंने ईदी चाहिए नहीं, वो क्योंकि इकट्ठे होते हैं जी। पहले भी जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अभी तक है, अलग अलग बहन भाई अलग अलग घरों में, लेकिन इसके बावजूद ईद हम इकट्ठे मनाते हैं। इनसे वैसे ये पूछ रहे हैं चौधरी साहब से और काशिफ से कि ये ईद मिल के यहाँ बैठे हैं या ईद मिले बगैर बैठे हुए हैं? अभी मिलेंगे इनके बाद। अच्छा, ये प्यार की नोक झोंक है। अच्छा, लेकिन बुरी ईद कौन सी थी? कोई ऐसी ईद जो बुरी गुजरी हो? काफ़ी साल हो गए, मैं यहाँ इस्लामाबाद में ईद की नमाज़ अदा कर रहा था। तो ईद की नमाज के दौरान ही एक बंदा जो है वो फौत हो गया, और वो जो लोग वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने गए थे वो जो है वो बाद में वही मौलवी साहब उसकी बाद में नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे। तो ये F8 की मस्जिद में इस तरह वाक़या हुआ था। लेकिन एक फरीका बड़ी बुरी एक चीज़ है, हम पिछले तकरीबन 8-10 साल से जो ईद मना रहे हैं उसमें खौफ का एलिमेंट बहुत होता है। जब आप ईद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, पीछे पुलिस वाले खड़े होते हैं और वो उनके हाथ में क्लाशनकोफ्स भी होती हैं और वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं आपकी ईद की नमाज़ को। ये एक बहुत ही अफसोसनाक एलिमेंट है। कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ था कि एक इस्लामी मुल्क में जब ईद पढ़ रहे हों और आपको एस्कॉर्ट की ज़रूरत पड़े या फिर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत पड़े या फिर पुलिस वहाँ पे खड़ी हो कि कोई दहशतगर्द आपके ऊपर हमला ना कर दे और ईद की नमाज़ आप कोई लोग इस पर इंतकाल ना कर जाएँ, मर ना जाएँ, शहीद ना हो जाएँ। ये एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत है। जब भी नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ ईद पे तो मुझे इस चीज़ का बड़ा तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख होता है। और अपने बचपन की वो तमाम ईदें याद आती हैं जिसमें इस किस्म का कोई एलिमेंट नहीं था, कोई खौफ नहीं था। करंट अफेयर्स में या अपने फील्ड में आप कैसे आए काशिफ साहब? मैं जब मास्टर्स किया IR में तो उसके बाद फ़ौरन 9/11 हो गया था।
सो आई रिमेंबर कि वो सारे गोरे चैनल्स पाकिस्तान आए हुए थे, तो आई जस्ट हैपन टू गेट अ जॉब देयर। लोकल प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं ना, जैसे फिक्सर भी कहते हैं हमारी ज़ुबान में। मेरी पहली नौकरी ये थी कि मैं सुबह सुबह जाके सारी अखबारें, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल इंग्लिश पेपर्स, सारों की कटिंग्स निकाल के, सारों का वो सेट्स बना के, जो हमारे सारे रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, उनको अखबारों की सारी कटिंग्स देनी होती थी, सारी फ़ोटो कापीज़ करा के। और उसके बाद फिर जो क्रू बाहर जा रहा होता था, तो आई यूज्ड टू गो विद देम बाहर फिल्मिंग करने के लिए, स्टोरीज़ करने के लिए, जिसको हम न्यूज़ पैकेजेस कहते हैं, न्यूज़ स्टोरीज। सो आई जस्ट एक्सीडेंटली ये इधर से शुरू किया था। अच्छा, मैं क्योंकि बाई प्रोफेशन जर्नलिस्ट हूँ जी, मैंने मास कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म की थी और ये सोच के आया था कि मैंने यही काम करना है। और प्रिंट मीडिया से आहिस्ता आहिस्ता, प्रिंट मीडिया के साथ अभी तक मेरा ताल्लुक़ है, कॉलम लिख रहा हूँ मैं, रेगुलर कॉलम लिख रहा हूँ। और उसके साथ साथ टेलीविज़न आज से तकरीबन 4.5 साल पहले शुरू किया था और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ऑनेस्टली मैं काशिफ बादशाह का प्रोग्राम देखता हूँ और उसके बाद कहता हूँ कि यार प्रोग्राम ये होता है। हमद मीर साहब के पायनियर है इसमें, और इन्होंने पॉलिटिकल टॉक शो शुरू किया था, और इनकी जो ग्रिप है उसको देख के बड़ी अपने ऊपर बड़ा अफसोस होता है कि मैं क्यों नहीं इतना अच्छा प्रोग्राम कर पा रहा। मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूँ, आप लोगों के प्रोग्राम देखता हूँ तो बड़ा शर्मिंदगी से होती है कि मैं क्या झक मार रहा हूँ। तो अब क्योंकि इसमें सिर्फ 4.5 साल हुए हैं टेलीविज़न में और सीखने का मरहला है, लेकिन 92 से मैं प्रिंट मीडिया के साथ जर्नलिज्म में, और उसमें जितनी प्रिंट मीडिया में जितनी फील्ड्स हैं उस सब में आलमोस्ट थोड़ा थोड़ा मैंने काम किया और वहाँ से सीखा है। तो बाई प्रोफेशन जर्नलिस्ट हूँ, सोच के इस प्रोफेशन में आया था कि मैंने उससे पहले पढ़ना है, उसके बाद ट्रेनिंग लेनी और फिर उसके बाद ये काम करना है। मेरे जो वालिद साहब थे वो तो मैंने आपके कॉलम में भी पढ़ा था, उन्होंने वो आपको नहीं चाहते थे, जर्नलिज्म के टीचर थे वो। और मैं जब स्कूल कॉलेज के ज़माने में कभी कभी लिखता था अखबार में, तो वो मुझे डिस्करेज किया करते थे। वो कहते थे कि भाई आपने जर्नलिस्ट नहीं बनना, पाकिस्तान में जर्नलिस्ट बनना जो है इतना आसान काम नहीं है। हाँ, अगर आप पैसे कमाने के लिए नाजायज़ ज़राए से पैसा कमाना है तो फिर आप जर्नलिस्ट बन जाएं, लेकिन ईमानदारी से जर्नलिज्म करना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने एक तरह से आप समझें मेरे पे पाबंदी लगा दी थी कि तुमने जर्नलिस्ट नहीं बनना। लेकिन जब 1987 में उनकी अचानक डेथ हुई, तो मैं उस वक्त बीए में पढ़ता था और मैं क्रिकेट खेलता था, और मुझे अभी तक याद है कि उस दिन मैं लाहौर सिटी एसोसिएशन वाइट्स, रमीज़ राजा हमारे कप्तान थे, और हमारा मैच था पेशावर में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का। तो मैंने उस दिन पेशावर आके मैच खेलना था, लेकिन मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, तो मैं नहीं उस दिन पेशावर गया, और फिर कुछ दिन गुजर गए, फिर मैंने क्रिकेट छोड़ दी। फिर जंग अखबार में इश्तिहार आया, ज़रूरत बराए सब रीडर, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया और फिर मैंने इंटरव्यू दिया, फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। 1500 रुपया मेरा स्टाइपेंड था पहला, 1500 रुपये से मैंने नौकरी शुरू की, और करते करते जो है वो फिर इस फील्ड में हम आ गए। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं हादसाती तौर पे, अगर मेरे वालिद साहब की डेथ ना होती तो शायद मैं क्रिकेटर होता। आप कैसे हैं भाई साहब? मैंने भी एज अ प्रूफ रीडर 94 में फ्रंटियर पोस्ट से शुरू किया, एंड interestingly I also started with 1500 rupees, you know, but I had a passion to become a journalist. मास्टर्स मैंने फिर बाद में किया, उस वक्त आई वॉज अ ग्रेजुएट, और साथ साथ में ज़ाहिर है कि अखबारों में इवनिंग में होती है तो जाते थे। फिर इस्लामाबाद आ गया मैं 97 में। यहाँ पे एक मैगज़ीन था अल्ताफ़ गौर साहब का, पॉलिटिक्स एंड बिज़नेस, बाद में बंद भी हो गया, उनके बेसब्ज़ादे चलाते थे, उसमें रहा। फिर 98 में नेशन में आ गया था, नेशन में रहा। फिर यहाँ से हम 2000 में एक चैनल शुरू हुआ, चैनल 3, तो पीटीवी में चले गए। सो आई हैड अ प्लान करियर। ईद का दिन अभी जारी है, मगर हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा अभी ख़त्म होता है। मेरे साथ मौजूद रहेंगे यहाँ पर हामिद मीर साहब, जावेद चौधरी साहब, काशिफ बासी एंड वहीद हुसैन। मगर आज के दिन के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम सब यहाँ पर आपको कल फिर मिलेंगे और मज़ीद बातें करेंगे अपनी ईद की 8 PM विद फरिया इदरीस से। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमें कोई फीडबैक देना हो तो फेसबुक पर मेरा ब्लॉग कायम है, जहाँ पर आप ईद के दिन के हवाले से अपनी आरा हमें भेज सकते हैं, ईद मुबारक कह सकते हैं अपने हमवतनों को, और यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन माई ट्विटर अकाउंट विच इज़ फरिया FEREEHA, या ईमेल अकाउंट पर। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू यू ऑल। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।